IAS 7 statement of cash flows. What is statement of cash flow? हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है जी. This is a statement in which total cash inflows and total cash outflows relating to three major activities: operating, investing, and financing is measured. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. It is a statement in which total cash inflows and outflows relating to three major activities, that is operating, investing and financing is measured. यानी हमने इसमें ये देखना होता है कि पूरे साल के दौरान ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ. अब हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को IAS 7 डिफाइन करता है द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. प्रिंसिपल मीन मेन, यानी वो एक्टिविटी जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. ये जो ऑपरेशन से रिलेट करती है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू जनरेट के अगेंस्ट जो आपका कैश इनफ्लो होगा वो भी आप शो करेंगे और जो आउटफ्लो होगा वो भी आप शो करेंगे. ठीक है. रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी is basically related to investments and non-current assets. यानी बिजनेस के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फॉल करेंगी. एंड व्हाट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी सिंपली इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज. यानी इक्विटी और डेट से ये रिलेट करेगी, नॉन करंट लाइबिलिटी से. अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे तीन एलिमेंट होते हैं. कौन कौन से? एसेट्स is equal to liabilities plus equity. ठीक है जी, ये आप पढ़ चुके हैं. एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. एसेट्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, करंट एंड नॉन करंट. सेम इसी तरह लाइबिलिटी भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, करंट और नॉन करंट. अब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूं कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है. ये देखिएगा, मैं सर्कल लगाकर इसको लिंक करूंगा. करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको कंबाइन कर दूं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या तो मेरे करंट एसेट जनरेट होंगे या करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट एसेट ये हमारे रिलेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से. अच्छा, इन्वेस्टमेंट सब दो किस्म की होती हैं. इसमें जैसे मैंने लिखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट एसेट्स शामिल होंगे. तो नॉन करंट एसेट तो यहाँ आ गए. अब इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी?
अब इन्वेस्टमेंट दो किस्म की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो करंट में होगी, वो भी इन्वेस्टिंग में लाएंगे। हाँ, इसमें कंडीशन है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन जो इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने एरो लगाया है वो इन्वेस्टमेंट है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नॉन करंट एसेट में शामिल होती है, ठीक है। और जो बाकी बच रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी, दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो IS 7 में एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ी कैश फ्लो की, दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। आखिरी डेफिनेशन जो इसमें आती है इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, इसमें अब क्या क्या शामिल होगा? नंबर 1, कैश इन हैंड। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स, which is also known as bank balance at bank और इवन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो हम कैश एट बैंक कहेंगे, और अगर एडवर्स होगा जिसको अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं उसको ओवरड्राफ्ट कहेंगे। थर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, which is also known as marketable securities. लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कैन बी एडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लीज यही चीज मैंने एक्सप्लेन करनी है और ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस में भी हमें ये फेस करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा कब होगी? जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी, ये ए, बी और सी। अभी मैं लिखूंगा ये कंडीशंस आपके सामने। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, देन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर ये तीनों में से ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगी, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में फॉल करेगी। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि the maturity shall not exceed 3 months, यानी maturity should be up to 3 months। यानी अब अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट की है जिसकी मेच्योरिटी 6 मंथ है तो वो भी करंट एसेट में आ रहा होगा। अब चूंकि 6 मंथ है और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे। नंबर 2 इज अ हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है कि जब भी आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहें, आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास शेयर्स हैं, शेयर्स इज एन इन्वेस्टमेंट, और इसको आप जब चाहें कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन का फुलफिल होना भी जरूरी है, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क। और इसके अंदर रिस्क जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो, यानी ना होने के बराबर हो, इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था शेयर्स की, तो शेयर्स जो है अगर उसको देखें तो उसमें तो मैच्योरिटी होती नहीं है, यानी इसको कभी भी आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन पे, अगर मैनेजमेंट ने इसलिए होल्ड किए हुए हैं कि जब यानी उसका वैल्यू बढ़ेगी हम इसको सेल कर देंगे, तो वो इसका मतलब है एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाईली लिक्विड, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये भी फुलफिल हो रही है। लेकिन जहां मैं थर्ड की बात करता हूं, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, याद रखिएगा शेयर्स के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। तो लिहाजा अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं होगा। तो फिर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो जाएगी? यहां पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो लिहाजा ये क्वेश्चन में ये डिस्टिंग्विश करना आपके लिए जरूरी है कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, और जैसे मैंने अभी बताया था कि फॉर्मेट में हमारे शायद 2 लेक्चर लग जाएं, कि काफी मतलब डिटेल में हमने डिस्कस करना है। वैसे क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता, लेकिन चूंकि मैं इस वक्त जो आपसे डिस्कस करूंगा वो ओवरऑल करूंगा, तो इसमें यानी हर पॉसिबिलिटी इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए जरा लेंथी नजर आएगा। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था, फॉर्मेट भी इसी बेस पे बना होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब जरा आगे जाने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लूंगा आपसे। इसमें 2 मेथड IS 7 ने स्पेसिफाई कैश फ्लो बनाने के। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज डायरेक्ट मेथड। अगर पास्ट पेपर हिस्ट्री देखें तो 90% जो है वो इनडायरेक्ट मेथड आता है पेपर में, और 10% वेटेज अगर मैं लगाऊं तो इसकी इनडायरेक्ट मेथड की है। ठीक है, ये पास्ट हिस्ट्री या पेपर्स की। तो इसलिए और ज्यादा लेंथी जो होता है वो होता भी इनडायरेक्ट है, इसलिए हम पहले इनडायरेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने शेयर करूंगा एक स्क्रीन, यानी वर्ड की सॉरी एक्सेल की एक फाइल ओपन की हुई है मैंने, और उसी में पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, और जहां जहां वर्किंग की जरूरत होगी हम वर्किंग भी बनाएंगे। तो ये मैं शेयर कर रहा हूं आपसे एक्सेल की शीट। जी, ये आप देखते हैं। ओके, अब यहां पर सबसे पहला नेम ऑफ द कंपनी, पहली लाइन नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम होगा आप कंपनी का नेम लिख देंगे। सेकंड आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और थर्ड लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होगी आप इसमें डेट मेंशन कर देंगे, डेट। ठीक है जी। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हम इसको 3 हेडिंग में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है जी। अब ये सबसे पहले यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, ये जो होगा ये अमाउंट इन रुपीस हम रख देते हैं। ये जो भी रुपीस होंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैं वैल्यूज कोई नहीं डाल रहा, सिर्फ फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, इसमें 2 कॉलम बनाएंगे रुपीस के, रुपीस और रुपीस। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसको हम बोल्ड कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, ताकि पता लगे ये हेडिंग है। अब जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है कि आपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होता है कैश में। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जिसमें सिर्फ जितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आ रहा है सिर्फ वो डिस्कस किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि रिवर्सल मेथड है। आपको जो इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है वहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से को कन्वर्ट करना है हमने कैश में। तो इसलिए हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है या नहीं, देखिए क्वेश्चन 2 किस्म के आते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस होंगी 2 साल की। जो क्वेश्चन लेंथी होता है यानी जिसमें डाटा ज्यादा दिया होता है वो करने में आसान होता है, और हर वो क्वेश्चन जिसमें डाटा कम देगा उसमें वर्किंग ज्यादा होगी। हम यहाँ पर हर पॉसिबिलिटी, चूंकि मैंने आपसे बताया था हर पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया तो आप पहली वर्किंग बनाएंगे, इज अ फर्स्ट वर्किंग। ठीक है जी, और ये वर्किंग बनेगी, टी ओपन करूंगा आपके सामने। वर्किंग 1 इज द रिटेन्ड अर्निंग, इसको रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, इसको अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक मैंने फॉर्मेट आपके सामने बनाया,
रिटेन्ड अर्निंग का। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। इसमें अमाउंट्स का कॉलम कहीं नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैं जस्ट आपके सामने की अकाउंट बना रहा हूँ कि कौन सी चीज डेबिट साइड पे आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड पे। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट होता है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग इज द प्रॉफिट, और जो ट्रांसफर हो रहा है आपकी इक्विटी में, और इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ये सारी चीजें गिवन होंगी। और इसमें जो मैं लेजर बना रहा हूँ, इन लेजर में सारी चीजें एक टाइम में गिवन नहीं होती, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर तो मैं बहुत सी चीजें डिस्कस करूंगा। अब क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ सकता है, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिलहाल मुझे यही चाहिए, ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ बैलेंस, यही मैंने फाइंड करना है, ठीक है, और इसको मैं बोल्ड भी कर दूंगा ताकि आपके जहन में रहे। अब रिटेन अर्निंग सॉरी कम किस वजह से होती है, डेबिट साइड डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग है। अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है वो आप यहां लेंगे, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो कहते हैं जी कि आप कंपनी ने इस साल इतनी अमाउंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर की है, उससे भी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग में अगर कोई आपने बोनस डिक्लेयर किया है फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, तो बोनस भी यहां पर आएगा। बोनस जो है नॉर्मली बोनस शेयर जिसको कहते हैं, बोनस शेयर नॉर्मली इशू होते हैं आपके ये जो है शेयर प्रीमियम से। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि रिटेन अर्निंग से कर रहा है, शेयर प्रीमियम गिवन नहीं है, तो हम यहां से भी ले सकते हैं। उसके बाद एक चीज क्रेडिट साइड पे आती है। अभी हमने IAS 16 खत्म किया है। IAS 16 के अंदर हमने एक एंट्री पढ़ी थी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो जब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, तो हम एंट्री भी पढ़ चुके हैं। हम डेबिट किसे करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को, क्रेडिट करते थे रिटेन अर्निंग को। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो रीवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर होगी, ये वो आ जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी। ये मेरा लेजर है। इस लेजर के थ्रू मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैं फर्दर क्या करूंगा, यही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, जो कैलकुलेट किया है, इसमें ऐड बैक कर दूंगा टैक्स एक्सपेंस। नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, और मैं यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर जाना चाहूँ तो टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो लिहाजा आंसर आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब यहां पर आइएगा, अगर आपको टैक्स एक्सपेंस भी गिवन ना हो, तो आप यहां पर आपको दूसरी वर्किंग बनानी है टैक्स एक्सपेंस के हवाले से, ठीक है जी। एंड दिस वर्किंग इज नॉन एज, ये कहां से बनेगी वर्किंग, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग 2 ये हमारी टैक्स एक्सपेंस से बनेगी। इसमें जो हम लेजर बनाएंगे वो टैक्स पेएबल, ठीक है। टैक्स पेएबल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BD, ये गिवन होगा, ठीक है। और इवन ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी मैं लिख देता हूँ बैलेंस CD। इसमें चार चीजें मैक्सिमम आती हैं। अब डेबिट साइड जो है दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, जो पूरे साल में आपने टैक्स पे किया है, ये वो अमाउंट आ जाएगी कैश। और जो टैक्स एक्सपेंस है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस। और यही मेरी रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए, और ये बैलेंस अमाउंट आएगी। मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस ये वो एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में आप शो करते हैं एज अ टैक्स एक्सपेंस, और ये जितना भी आपका इस साल का टैक्स है वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और फिर जितना भी आपने पूरे साल में टैक्स पे किया है
उससे आपका टैक्स कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, एंड देन यू विल राइट द क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह हम टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, और टैक्स एक्सपेंस यहां लाकर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा। और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया तो वो अमाउंट में यहां ले आऊंगा टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, ये मेरा अमाउंट आ चुकी है यहाँ पर। ओके जी, सर एक इसको मैं क्वेश्चन वैसे पूछे। प्लीज। सर ये क्वेश्चन पूछे कि हम टैक्स एक्सपेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं, ये काइंडली बता दें। टैक्स एक्सपेंस को ऐड इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका इस साल का टैक्स है वो आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होती है लेजर में? क्रेडिट। और जितना टैक्स आप पूरे साल में पे करते हो वो आपका डेबिट होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, उससे लाइबिलिटी कम होती है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जब साल खत्म होता है तो आप एक टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो टैक्स आपने अगले साल पे करना होता है। इसमें ये जो कैश आप पे कर रहे हैं ये इसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं, और ये टैक्स जो है ये यकीनी बात है अगले साल पे करना है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। सो हमेशा याद रखिएगा, जो इस साल का एक्सपेंस इस साल में पे नहीं हुआ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो हमेशा अगले साल जो के पे होगा तो वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा। तो लिहाजा याद रखिएगा टैक्स एक्सपेंस हमेशा लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल से बताता हूं आपको अक्रूड का, कि अगर आपको यूटिलिटी बिल आया है सपोज इलेक्ट्रिसिटी का दिसंबर में, और दिसंबर आपकी रिपोर्टिंग डेट है, आपने बिल को पे नहीं किया, तो क्या वो आपका एक्सपेंस इंक्रीज नहीं करेगा? क्या वो लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा? यस, बिल्कुल सेम इसी तरह इस साल का जो टैक्स एक्सपेंस है वो इस साल की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये मैं वैसे 000 अमाउंट डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए, दिस वन। ओके, अब आइएगा एडजस्टमेंट्स। ये एक वर्ड हम लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर, मीनिंग क्या है एडजस्टमेंट्स फॉर? देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड में हमने करना क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में हमने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है कैश में। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। अगर मैं सिंपल ये लिखूं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। एग्रीड? अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाता है। अब इन एक्सपेंसेस ये जो एक्सपेंसेस हम मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये एक्सपेंसेस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कैश में पे किए हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने कैश में पे नहीं किए, और ना ही वो कैश में पे होते हैं। कुछ तो होते हैं अगले साल होंगे जैसे अक्रूड है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। जिसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट मैंने कोई कैश पेमेंट नहीं करनी। एमोर्टाइजेशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट मैंने कोई कैश पेमेंट नहीं करनी। इम्पेयरमेंट लॉस, कोई कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें, ओके, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, काइंडली रिटेन्ड अर्निंग दोबारा बता दें लेजर में, तो मैं जरा यहां से दोबारा आता हूँ रिटेन्ड अर्निंग में। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग में जरा देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली इक्विटी, और इक्विटी का जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो क्या होता है? क्रेडिट। ये मैंने क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आपका लिखा। ठीक है, अब क्रेडिट साइड जितनी भी है वो इंक्रीज इन इक्विटी है, और डेबिट साइड डिक्रीज इन इक्विटी। ठीक है, अब क्या क्या चीज मेरी इंक्रीज कर सकती है इक्विटी को, रिटेन्ड अर्निंग को? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आपने पूरे साल में जितना प्रॉफिट अर्न किया है टैक्स पे करने के बाद, वो सारा रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल पे आइएगा तो आप क्या पढ़ते थे? कैपिटल एट नेट प्रॉफिट। ठीक है,
यानी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। यहाँ पर हम प्रॉफिट में ऐड नहीं कर रहे, कैपिटल में नहीं ऐड कर रहे। कैपिटल एक सेपरेट अकाउंट है, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कैपिटल हो तो कैपिटल में भी ऐड हो जाता है। तो ये सेपरेट अकाउंट है रिटेन अर्निंग, तो लिहाजा हमने इसको क्रेडिट किया, यानी प्लस किया। इन अदर वर्ड्स ये ओपनिंग बैलेंस में हमने इसको प्लस किया। अच्छा, फिर एक एंट्री क्रेडिट साइड पे और आ रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया I16 के अंदर। जब आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद होता है तो साल के एंड पे आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग को। यहाँ पर एंट्री भी मैं करके दोबारा दिखा देता हूँ। हम डेबिट किसे करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और क्रेडिट करते थे हम रिटेन्ड अर्निंग्स को, ठीक है। डेबिट करते थे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को और क्रेडिट करते थे हम रिटेन्ड अर्निंग को। अब देखें, चूंकि मैं रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बना रहा हूं तो रिटेन्ड अर्निंग की किस साइड पे आएगा, ऑपोजिट अकाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये क्रेडिट साइड पे आ गया। अब ये जो डेबिट साइड है, दिस इज डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, यानी इससे मेरी रिटेन्ड अर्निंग कम हो रही है। अगर आप डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर्स को, व्हाट इज अ डिविडेंड, ये जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ ड्राइंग्स, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट्स जस्ट लाइक ड्राइंग्स। जैसे आप बिजनेस में ड्राइंग करते हो, कैपिटल में माइनस होता है। यहाँ पर चूंकि हम कंपनी अकाउंट्स बना रहे हैं तो कंपनी अकाउंट्स में हम ड्राइंग की बजाय वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी वो पोर्शन है जो आप शेयर होल्डर्स को यानी ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व क्या है, समटाइम कंपनी कुछ रिजर्व रखती है, आपने एक प्रॉफिट कुछ हिस्सा जो सेट असाइड करती है इन ऑर्डर टू मीट द कॉन्टिजेंसीज, इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा एक सेपरेट रखती है, जिसको नॉर्मली रिजर्व कहते हैं। ये जनरल रिजर्व को अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, ये किसी भी रिजर्व को कर रहा है, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर वो क्वेश्चन में देता है कि इतनी अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व को, तो उससे भी आपकी रिटेन अर्निंग कम हो जाती है और रिजर्व बढ़ जाता है। इसी तरह कंपनी अगर बोनस शेयर देती है, बोनस इशू करती है, तो बोनस इज अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। तो बोनस किस में से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो ये रिटेन अर्निंग प्रॉफिट है, तो लिहाजा आप रिटेन अर्निंग में से इसको लेस करेंगे और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे, जो क्रेडिट होता है। और आपको मालूम है कि ऑपोजिट साइड पर लिखा जाता है हमेशा क्लोजिंग बैलेंस। आई थिंक आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, रिटेन अर्निंग, ठीक है जी। अब दोबारा आइएगा यहाँ पर एडजस्टमेंट की जो मैं डिस्कस कर रहा था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक्सपेंसेस कुछ कैश एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मैं रेवेन्यू में से सिर्फ कैश एक्सपेंसेस लेस करूं, सिर्फ कैश एक्सपेंसेस, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैश प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर रेवेन्यू में से मैं सारे एक्सपेंसेस लेस करूं, चाहे वो कैश है या नॉन कैश, यानी सिंपल आप ये देखिएगा, रेवेन्यू लेस ऑल एक्सपेंसेस, तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू में से लेस करता हूं सिर्फ कैश एक्सपेंसेस, तो मेरे पास कैश प्रॉफिट आ जाता है, और यही मुझे चाहिए। यानी मुझे तमाम एक्सपेंसेस नहीं लेने, मुझे कैश एक्सपेंसेस लेने। तो क्या करूं, मैं प्रॉफिट में अगर नॉन कैश एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दूं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑटोमेटिकली वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरा रेवेन्यू है वो 600 है, और इसमें मेरे कैश एक्सपेंसेस जो है वो आपके 450 है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 80 रुपीज है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें 600 माइनस 450 माइनस 80, तो मेरा प्रॉफिट आया 70। और अगर कैश के पॉइंट से देखूं तो रेवेन्यू मेरा अगर 600 है और अज्यूम करते हैं कि सारा कैश में, और सिर्फ इसमें से अगर मैं लेस कर दूं कैश एक्सपेंसेस, तो कैश एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं 450,
तो बताइएगा मेरे पास कैश कितना आया, जिसको कैश प्रॉफिट भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 150। तो अब मुझे करना क्या है, मैं इस प्रॉफिट को लेके जा रहा हूं, ये मैंने जो लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यही है 70। अब इसको मैंने 150 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, इसी में अगर मैं ऐड कर दूं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ऐड कर दूं नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कितने थे 80, तो ये ऑटोमेटिकली 70 और 80 मिलकर मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, कैश के, यानी कैश प्रॉफिट के। तो लिहाजा यही, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, यानी इन में ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, इस प्रॉफिट में जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एडजस्ट करने, नंबर 1। नंबर 2, अब एक और चीज भी एडजस्ट करनी है, हर वो चीज जो ऑपरेटिंग हमारा प्रॉफिट में तो आ रही है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती, वो भी मैं यहां से एडजस्ट करूंगा और वो लेकर जाऊंगा दोबारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज किसके थ्रू मैं लेकर चल रहा हूँ। ओके, अब एडजस्टमेंट में सबसे पहली चीज, अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा जो एक्सपेंस आता है हर क्वेश्चन में आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वेल, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है तो दैट्स फाइन, अच्छी बात है, अगर गिवन है तो हम वही लेंगे, लेकिन अगर नहीं गिवन तो हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी जिसको मैं नाम दे रहा हूँ वर्किंग नंबर 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास 2 होते हैं, ये मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। नंबर ए, वर्किंग नंबर 3 ए में कर रहा हूं। आपने पहली प्रेफरेंस इसी को देनी है, ये कब यूज करना है, इफ accumulated depreciation balances are given in question। अगर आपको accumulated depreciation balances क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है accumulated depreciation के लेजर, और यहीं से मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूंगा, accumulated depreciation जी। accumulated depreciation बाय नेचर क्या होता है, कॉन्ट्रा फॉर एसेट, और कॉन्ट्रा फॉर एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अब क्रेडिट साइड पे दूसरी चीज क्या आती है, जब आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती है। अभी हमने पिछला चैप्टर आई है 16 पढ़ा, उसमें डिस्क्लोजर में भी आपने देखा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड होता है, तो लिहाजा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और यही मैंने फाइंड करना है, इसलिए मैं इसको बोल्ड भी करूंगा और इसको बैलेंस का वर्ड भी लिख रहा हूं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कब होती है, 2 रीजन की वजह से। नंबर 1, अगर आप डिस्पोजल करते हैं तो डिस्पोजल की जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो ऐसा डिस्पोज की है उसकी जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपकी डेबिट साइड पे आती है, यानी कम हो जाती है। फिर आप जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन में एक एंट्री आपको याद होगा, आपने पढ़ी है, जब भी आप रीवैल्यूएशन करते हैं जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सारी क्लोज हो जाती है, यानी वो डेबिट हो जाएगी, माइनस करेंगे, और उसके बाद मैं फिर लूंगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, और इसकी मदद से मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड कर लूंगा, ठीक है। ये पहली वर्किंग है डेप्रिसिएशन का, जब अमाउंट आ जाएगी मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा यहाँ पर। अब ये अगर मैं समझाने के लिए कुछ फिक्टिशियस अमाउंट्स लूं, तो जैसे ये 15,000 मेरा नेट प्रॉफिट था, ठीक है, और इसमें हमने प्लस कर दिया, ऐड करना है हमने इसमें ऐड करनी है डेप्रिसिएशन। सपोज डेप्रिसिएशन मेरी 3000 आई है तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन मेरी ऐड हो गई 3000 से। ओके, अब दूसरा लेजर आइएगा,
अगर आपको गिवन ना हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 3B, if accumulated depreciation account balances are not given in, ये नॉट कैपिटल वर्ड्स में लिख रहा हूं, क्लैरिटी में नजर आए, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब ये गिवन नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस दिया होगा, पीपीई, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका बैलेंस दिया होगा। और ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस दिया होगा, ये नेट बुक वैल्यू पर होगा, नेट बुक वैल्यू, ठीक है, यानी इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी में से माइनस हो चुकी होगी। तो अब आपको एक बैलेंस दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग, और एक बैलेंस दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग। ओके, ये अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा।